सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम का वो रेस्ट पार्ट जिसे हमने कल लेफ्ट किया था। ठीक है, हमने प्रीवियस फाइलम में क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इकाइनोडर्मेटा फाइलम के कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया था और उन कैरेक्टर्स के साथ साथ मैंने जो है स्टारफिश का डोर्सल सरफेस एज वेल एज वेंट्रल सरफेस इन दोनों के डायग्राम ड्रॉ किए थे। उसके बेसिस पे बहुत सारे जनरल कैरेक्टर जो हैं स्टारफिश के हमें जो है बेसिकली मालूम चला था। ठीक है, उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो स्टारफिश होता है उसके डोर्सल सरफेस मतलब पृष्ठ भाग पर जो हमें कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ अनियमित उभार पाया जाता है, उस इरेगुलर प्रोजेक्शन जिसे हम स्पाइन्स कहते हैं या फिर गांठ कहते हैं, ट्यूबरकल कहा जाता है, उसका मैंने कट सेक्शन में लिया था और आपने देखा था किस तरह से उनके स्किन पर, उनके त्वचा पर जो है वो कांटे पाए जाते हैं, जो कि एक इनका स्पेशल क्या होता है, कैरेक्टर होता है, इनका अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के सदस्यों का। ठीक है, उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊंगा कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है बेसिकली अब ये इवोल्यूशन के सीक्वेंस में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी से ही हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद हम कॉर्डेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विकासीय क्रम में ये भी एक एडवांस कैरेक्टर रखने वाला फाइलम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो होता है उसमें ऐसे कौन से कॉर्डेट के कैरेक्टर पाए जाते हैं, कौन से एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर यहां पे पाया जाता है। ठीक है, हालांकि इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसमें कुछ एक एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम उस कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसमें पाए जाने वाले जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है स्पेशली इकाइनोडर्मेटा फाइलम के कुछ एक एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर जो होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वो एडवांस कैरेक्टर जो कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। पहले हम इसकी बात करें। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एडवांस कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एडवांस कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे अभिलाक्षणिक गुणधर्म पाए जाते हैं जिसके आधार पर ये कॉर्डेटा से क्या करते हैं, सिमिलरिटीज शो करते हैं। हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है क्या होता है, आप जानते हैं इसमें सिलोम किस प्रकार का होता है। मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसमें जो गुहा पाए जाते हैं, सिलोम पाए जाते हैं, वो अति विकसित प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोस्ट एडवांस टाइप के होते हैं और मोस्ट एडवांस टाइप का सिलोम प्रेजेंट होता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको एंटेरोसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे एंटेरोसिलोमेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसमें किस प्रकार का गुहा प्रेजेंट है? इसमें जो गुहा प्रेजेंट है इसको कहते हैं एंटेरोसिलोमेट। क्या कहा जाता है? इसे एंटेरोसिलोमेट कहा जाता है। ठीक है, जो कि मोस्ट एडवांस टाइप का क्या है, गुहा माना जाता है। और ये एंटेरोसिलोमेट किस में पाए जाते हैं? यही एंटेरोसिलोमेट जो होता है वो किस में पाए जाते हैं? मैंने कहा ये इकाइनोडर्मेटा में तो प्रेजेंट है। इकाइनोडर्मेटा के साथ साथ ये हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है और साथ साथ ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने कहा ये कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारा टॉपिक जो है वो भी क्या है? हमारा टॉपिक है कि आखिर इसमें कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि सिमिलरिटीज शो करते हैं, जो कि समानताएं दर्शाते हैं कॉर्डेटा फाइलम के सदस्यों के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ये जो कॉर्डेटा में बेसिकली अगर सिलोम की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एंटेरोसिलोम ही प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये एंटेरोसिलोम कहाँ से स्टार्ट हो गया है? इकाइनोडर्मेटा फाइलम से ही हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके मेंबर्स, इसके सदस्यों में भी, इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है उसके मेंबर्स में भी क्या होता है, कुछ एक कॉर्डेट कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने कहा इसके बॉडी पे जो स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहां पर क्या पॉइंट है कि इनके बॉडी में जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन स्पाइन्स की बात करें, ठीक है, या फिर इन्हीं स्पाइन्स को क्या कहते हैं? इन्हीं स्पाइन्स को ट्यूबरकल कहते हैं या फिर गांठ कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर इनमें पाए जाने वाले अगर स्पाइन्स और कांटों की बात करते हैं तो यहां कहा जाता है इन कांटों का जो ओरिजिन है, ठीक है, इन कांटों का जो ओरिजिन होता है या फिर इसके हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो वो कहां से होता है?
होता है? मैंने कहा इन कांटों का जो ओरिजिन है ये होता है मीजोडर्मल। क्या होता है? ये होता है बेसिकली मीजोडर्मल होता है। और ये जो है कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो कि कॉर्डेटा जो होता है उससे सिमिलरिटीज़ को शो करते हैं, एडवांस कॉर्डेट करेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसका ओरिजिन किससे होता है? इसका ओरिजिन भी मीजोडर्म से होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने स्टडी किया कि अगर स्पाइंस की बात करें, स्पाइंस क्या होते हैं? स्पाइंस को कहा जाता है कंटिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंटिकाएं कहते हैं। ठीक है, या फिर स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी उत्पत्ति भी किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। तो ये भी सेकेंड कैरेक्टर हो गया जो सिमिलरिटी शो करते हैं किससे? एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड बात करते हैं। ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा नोट पॉइंट है। क्या है ये हमारा नोट पॉइंट है। इसे स्टार मार्क कर दिया मैंने। देखिए ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो इकायोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट। क्या होते हैं ये? मैंने कहा ये होते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। ठीक है, अब ये ड्यूटेरोस्टोमेट क्या होता है इसे समझते हैं कि यहाँ पे इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। यहाँ पे एक नोट पॉइंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके आधार पे हम समझेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बेसिकली उसमें होने वाले माउथ मतलब मुख के विकास मतलब माउथ के डेवलपमेंट और एनस के डेवलपमेंट के आधार पर उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक तो होता है प्रोटोस्टोमेट और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमेट। हम ये प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने हालांकि ये कहा है कि ये जो इकायोडर्मेटा फाइलम के जो मेंबर होंगे वो कैसे होते हैं? ये ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा जो नोट पॉइंट है हम ये स्टडी करते हैं कि आखिर ये ड्यूटेरोस्टोमेट क्या होते हैं या फिर प्रोटोरेस्टोमेट जो होता है उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको समझने के लिए हम किसकी बात करें? अगर हम यहाँ पे भ्रूणीय परिवर्धन के समय जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मतलब जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है उसके समय की बात करें तो आप जानते हैं वहां पे डिफरेंट टाइप के स्टेजेस प्रावस्थाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और वो जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं मैंने आपको बताया हुआ है किसमें जब हमने जर्म लेयर पढ़ा था, जनन स्तर के बारे में जब हमने पढ़ा था वहां पे कहा था आपको कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है युग्मनज का जो है परिवर्धन होना स्टार्ट होता है तो उसके डेवलपमेंट स्टेज में पहले क्या बनता है? मैंने कहा मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, उसके बाद गैस्टुला जैसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले थे। हम उसी ब्लास्टुला के बेसिस पे हम ये देखने वाले हैं कि ड्यूटेरोस्टोमेट और प्रोटोस्टोमेट क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये भ्रूणीय परिवर्धन के समय दिखाई देने वाला हमारा क्या है? ये बेसिकली ब्लास्टुला होता है। क्या होता है? ये ब्लास्टुला होता है। ठीक है, और अगर इस ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा ब्लास्टुला जो है इस पर कुछ इस तरह के हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके आईसीएम को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये? मैंने कहा ये ब्लास्टुला में पाया जाने वाला आईसीएम होता है। लेकिन ये आईसीएम क्या होता है हम ये देखते हैं। इसे कहा जाता है इनर सेल मास। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं इनर सेल मास कहा जाता है, या फिर इसे और क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं अंतः कोशिकीय पुंज। क्या कहते हैं इसे ही हम कह सकते हैं अंतः कोशिकीय पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, ये अंतः कोशिकीय पुंज जो हैं वो बेसिकली कुछ एक कोशिकाओं के गुच्छे नुमा क्या होते हैं? संरचनाएं होते हैं जो हमें इस ब्लास्टुला वाले स्टेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अंतः कोशिकीय पुंज या इनर सेल मास होते हैं इस ब्लास्टुला के यहाँ पे कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टुला स्टेज में, और सेल्स जो है ये ऊपर की तरफ जो है जमा होकर के कलेक्ट होकर के आईसीएम का क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो आपको कुछ एक खाली जगह दिखाई दे रही है ये जो वैकेंट स्पेस होता है इस वैकेंट स्पेस को हम क्या कह सकते हैं? ये जो यहाँ पे खाली जगह है ये बेसिकली एक गुहा को रिप्रेजेंट करता है, और इस सिलोम को या फिर इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसील वो जगह है जो बेसिकली आपको खाली दिखाई दे रहा है जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहीं पर ही इसी ब्लास्टुला के एटिपिकल स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे कुछ एक पोर जैसे स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो पोर या छिद्र के समान जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं इसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लास्टोपोर है हम इसी
इसी से बात करेंगे कि आखिर जो माउथ का डेवलपमेंट होगा या जो एनस का डेवलपमेंट होगा वो इसी ब्लास्टोपोर से होना है, जिसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रोटोस्टोमेट क्या होते हैं और ड्यूटेरोस्टोमेट क्या होते हैं। देखिए मैंने कहा ये जो ब्लास्टुला स्टेज में आपको ये छिद्र जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ब्लास्टोपोर, अगर इससे ब्लास्टोपोर से फर्स्ट ऑफ ऑल किसका फॉर्मेशन हो, मैंने कहा अगर इस ब्लास्टोपोर से फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ का फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन हो, मैंने कहा इस ब्लास्टोपोर से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के जीवों को हम क्या बोलेंगे, मैंने कहा इस तरह के जीवों को हम बोलेंगे प्रोटोस्टोमेट। क्या बोलेंगे इसे, मैंने कहा इसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमेट। इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे, लेकिन बस यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लास्टोपोर अगर डेवलपमेंट शो करता है और वो जो है विकास को दर्शा करके मुख में जो है क्या करता है, विकसित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, या फिर ये कहें कि इफ द डेवलपमेंट ऑफ द माउथ कैन बी सीन बाय द ब्लास्टोपोर, मतलब अगर मुख का विकास जो है पहले किससे होता है, ब्लास्टोपोर से होता है, तो उस तरह के जीवों में जिसमें माउथ जो है पहले डेवलप होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमेट कहते हैं। यहां देखिए अगर प्रोटोस्टोमेट टर्म की बात करें तो यहां पे प्रोटो का मीनिंग क्या होता है और स्टोमेट टर्म का मीनिंग क्या होता है। देखिए यहां पे प्रोटो का मीनिंग होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं फर्स्ट, क्या कहते हैं इसको, प्रोटो का मीनिंग होता है फर्स्ट, मतलब प्रथम कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोमेट टर्म होता है वो जो किससे लिया गया है, मैंने कहा ये लिया गया है स्टोमा वर्ड से। किससे लिया गया है, ये स्टोमा वर्ड से लिया गया है। और स्टोमा वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ। क्या होता है, मैंने कहा स्टोमा वर्ड का मतलब होता है मुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कहा कि ये जो प्रोटो है उसका मीनिंग है फर्स्ट, स्टोमेट का मीनिंग होता है स्टोमा वर्ड से लिया गया है ये, और इसका जो हिंदी में क्या कहते हैं, इसको माउथ कहते हैं या फिर मुख कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मैंने कहा कि ब्लास्टोपोर से पहले डेवलपमेंट होता है माउथ का, जिसे मैंने क्या कह दिया, प्रोटोस्टोमेट कह दिया। इसके इस पर्टिकुलर मीनिंग से भी हम समझ सकते हैं, यहां है फर्स्ट माउथ, मतलब फर्स्ट माउथ का मीनिंग क्या हो गया कि ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, ये ब्लास्टोपोर पहले माउथ का फॉर्मेशन ना करके पहले किसका फॉर्मेशन करे, मैंने कहा अगर ब्लास्टोपोर से माउथ फॉर्म ना होकर के पहले जिन जीवों में एनस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखिए अगर ब्लास्टोपोर से अगर एनस का फॉर्मेशन होगा, मतलब गुदा मार्ग का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, तो उस तरह के जीवों को कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमेट। क्या कहेंगे इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोमेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ड्यूटेरोस्टोमेट जो होता है वो बेसिकली कौन कौन से जीव इस कैटेगरी में आते हैं, या प्रोटोस्टोमेट में किस किस फाइलम के जो है जीव आते हैं, हम इसकी बात करें कि हम पहले बात करते हैं प्रोटोस्टोमेट की, ठीक है। प्रोटोस्टोमेट में कहां से बेसिकली किस फाइलम के सदस्य जो आते हैं हम ये बात करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फाइलम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर हम पॉरीफेरा की बात करें, ठीक है, पॉरीफेरा के साथ साथ अगर हम सीलेंट्रेटा की बात करें, सीलेंट्रेटा जो है, उसके बाद हम टीनोफोरा की बात करें, यहाँ पे बस एक सिंबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आप इस सभी फाइलम को जो है अच्छे से लर्न कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा की बात करें, या फिर हमने पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। अगर हम इस प्लेटी हेलमिंथीज के साथ साथ एसके हेलमिंथीज की बात करते हैं, एसके हेलमिंथीज के साथ साथ एनलिडा भी कैसा होता है, एनलिडा संघ के सदस्य भी प्रोटोस्टोमेट टाइप के होते हैं। एनलिडा के अलावा मैंने कहा यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉरीफेरा से लेकर के और मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो है पहले ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, मैंने कहा इसीलिए इसे प्रोटोस्टोमेट प्रकार के जीव कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट किसे कहते हैं। ड्यूटेरोस्टोमेट जो है उन जीवों को कहा जाता है स्टूडेंट्स जो बेसिकली इसमें जो है ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा इसमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे 3 प्रकार के संघ की बात करेंगे, 3 टाइप्स के फाइलम की बात करेंगे जो बेसिकली क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। हमारा फर्स्ट फाइलम वही है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फाइलम आता है ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है ये,
मैंने कहा ये इकाइनोडर्मेटा होता है। इकाइनोडर्मेटा के साथ साथ जो नेक्स्ट फाइलम आता है इसे हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के साथ साथ अगर हम किसकी बात करें, अगर हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो वो भी कैसे होते हैं, मैंने कहा वो भी ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉर्डेटा के मेंबर्स भी अगर ड्यूटेरोस्टोमेट हैं और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर भी क्या हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट है। मतलब इस कॉर्डेटा के इस कैरेक्टर का जो विकास है, इसका जो इवोल्यूशन है वो कहां से देखा गया, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम से ही देखा गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो सभी सदस्य, वो सभी मेंबर, वो सभी जीव जो कि इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं उसमें कुछ एक एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूं, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के सदस्यों की बात कर रहा हूं। आपने यहां पे 3 पॉइंट्स देखे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे, मैंने कहा ये 3 पॉइंट्स में आपने देखा कि इसमें अति विकसित प्रकार का गुहा एंटेरोसिलोमेट पाया जाता है या एंटेरोसिलोम पाया जाता है जो कि कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा यहां पर इनके स्किन पे जो स्पाइंस, कंटिकाएं पाई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति जो है वो बेसिकली मीजोडर्म से होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्डेटा के कुछ एक लक्षण पाए जाते हैं। फिर आपने देखा ड्यूटेरोस्टोमेट। लेकिन इसको समझने से पहले मैंने यहां पर आपको नोट पॉइंट में कुछ एक कंसेप्ट प्रोवाइड किए और इस कंसेप्ट जो है बेसिकली इसका यूज हम किसी भी फाइलम के लिए कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम में या फिर पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी मॉड्यूल या किसी भी स्टडी मटेरियल में दिखाई दे, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये चूज करना हो कि प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट में कौन कौन से फाइलम्स के मेंबर आते हैं, हो सकता है वहाँ पे फाइलम के नेम गिवन ना हो, उस फाइलम के स्पेसिफिक मेंबर या फिर उसके सदस्य का नाम दे दिया हो, तो आपको पहले ये पहचानना होगा कि वो सदस्य किस संघ से संबंधित है। फिर वो संघ जो है हमें ये देखना होगा इस कंटेंट में कि ये किस में पर्टिकुलर बिलोंग करता है, कि ये प्रोटोस्टोमेट होता है या फिर ड्यूटेरोस्टोमेट होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट के बाद हम स्टडी करने वाले हैं अब इकाइनोडर्मेटा में जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है उसके बारे में। मैं पहले इसके बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं। ये क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो होता है स्टूडेंट, इसमें जल संवहन तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर जल संवहन तंत्र जो है उसका पाया जाना इकाइनोडर्मेटा फाइलम के सदस्य का एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से यहाँ पे जल का संवहन हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हम ये देखने वाले हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, हम अब पढ़ने वाले हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या है टॉपिक, हमारा टॉपिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, इसे कहा जाता है जल संवहन तंत्र। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है जल संवहन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जल संवहन कर रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे जल संवहन शब्द का मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर का क्या होना है, कंडक्शन होना है। लेकिन यहाँ पर यही पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आपको दिख रहा है जल संवहन तंत्र, लेकिन एक तंत्र और हमने एक प्रीवियस फाइलम में स्टडी किया था, वो क्या था, वो था वाटर केनाल सिस्टम। क्या था वो, वाटर केनाल सिस्टम, जल नाल तंत्र। जल नाल तंत्र जो होता है वो पॉरीफेरेंस का स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। वो स्पंज में पाए जाने वाले जो है अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। वहां भी वाटर का कंडक्शन होता है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्पंज के बॉडी में जो वाटर हैं किस किस पाथवे से होते हुए एंटर करते हैं और किस पाथवे से होकर के एलिमिनेट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यहां पर भी सेम आपको वैसा ही कुछ बताने वाला हूं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो होता है इसमें इनके जल संवहन तंत्र में जो है अगर बात करें तो कैसे इसमें वाटर एंटर करेगा और जल संवहन तंत्र में वो कौन से पाथवे होते हैं, परिपथ होते हैं, मार्ग होते हैं जहां से हो करके जल जो है वो क्या हो जाएगा, इसके शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे जल संवहन के क्रियाविधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका एक मार्ग होता है, उसका टोटल जो परिपथ होता है वो हम समझने के लिए एक डायग्राम देखेंगे। लेकिन उस डायग्राम से पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, उस डायग्राम से पहले इसके कुछ एक कार्य देख लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसके कौन कौन से कार्य जो है होते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो फर्स्ट वर्क होता है ये होता है फूड कैप्चरिंग का। क्या होता है ये, मैंने कहा इसका फर्स्ट वर्क होता है फूड कैप्चर करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फूड जो है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एकत्रित करने का काम भी करते हैं, ठीक है। फूड कैप्चरिंग मतलब भोजन को जो है एकत्रित करने के साथ साथ यहाँ पर ये
फूड जो है उसके इंजेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और इंजेशन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, फूड इंजेशन को कहा जाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब ये भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होगा, हम इसकी भी बात करेंगे। हम यहाँ पे 2 टाइप्स के वर्क और फंक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। देखिए थर्ड जो होता है ये किस में हेल्प करता है, मैंने कहा ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो रेस्पायरेशन मतलब जिसे हम श्वसन कहते हैं, तो ये श्वसन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। श्वसन के साथ साथ मैंने कहा और ये किस में हेल्प करेगा, मैंने कहा ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन को क्या कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, इसको हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन की प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है, हमने इतने सारे फंक्शन पढ़े, लेकिन इन सभी में जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है लोकोमोशन। क्या होता है, ये लोकोमोशन होता है। देखिए यहां पे हम बात करते हैं लोकोमोशन की, ठीक है। यहां पे जो लोकोमोशन होता है मतलब अगर हम गमन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम यहां पे गमन की बात करें तो ये जो गमन है या लोकोमोशन जो होता है ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि यहां पे एकायोडर्मेटा फाइलम के सदस्य क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा फूड को कलेक्ट करना, उसको कैप्चर करना, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि फूड के इंजेशन मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण करना। नेक्स्ट देखा रेस्पिरेशन मतलब श्वसन कैसे होता है, फिर एक्सक्रीशन के बारे में मतलब उत्सर्जन के बारे में आपने देखा, और लास्ट में आपने क्या देखा, लोकोमोशन मतलब इसमें गमन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सभी प्रकार के कार्यों के लिए एकमात्र जल संवहन तंत्र क्या है, जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम यहां पे स्पेशली गमन की बात करें, मैंने कहा ये क्या होता है, इसका मेजर वर्क होता है। क्या होता है ये, मैंने कहा इसका मेजर वर्क होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये इसका मुख्य कार्य होता है। क्या होता है ये इसका मुख्य कार्य होता है। यहां पर एक और बात हम यहां पर डिस्कस कर लें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्या कहते हैं इसे एक और नाम दे सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए एम्बुलेक्रल सिस्टम मतलब एम्बुलेक्रल वर्ड जो है आपको कहां पे देखने को मिला था, हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था जब मैंने आपको स्टारफिश का जो है वेंट्रल सरफेस उसके अधर सतह का जो डायग्राम प्रोवाइड किया था, वहां पर आपने स्टारफिश में पाए जाने वाले माउथ को ऑब्जर्व किया था और इनके भुजाओं, इनके आर्म्स पे क्या प्रेजेंट थे, कुछ एक नलीनुमा खांच पाए जाते थे, ठीक है। वो जो एम्बुलेक्रल ग्रूव होते हैं वो जो है बेसिकली उसी बेसिस पे यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके बेसिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। और वाटर का जो पाथवे होता है हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसके हम डायग्राम की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा अगेन टॉपिक क्या है, हम अगेन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या है टॉपिक हमारा, ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो डायग्राम होता है उस डायग्राम से पूरा जो जल का जो गमन होता है किस तरीके से होता है आप ये समझ पाएंगे, हम इसे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको कल के लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि अगर हम स्टारफिश की बात करें, स्पेशली इसके डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं, पृष्ठ वाले भाग की बात करते हैं, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा वहां पर जो है एक बेसिकली सीव ट्यूब, मैंने कहा सीव ट्यूब या मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है, जिसे हमने कहा था चालनी नलिका। क्या कहा था, चालनी नलिका कहा था, जहां से छना हुआ जो जल होता है मतलब सीव जो वाटर होते हैं वो इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सीव ट्यूब जो है वो एक छलनी के समान वर्क करते हैं, जो वहां से जो छना हुआ जो जल होता है वो इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एंटर करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। देखिए ये यहाँ पे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर बेसिकली मैं क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ पर बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके मेड्रीपोराइट या चालनी नलिका को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मैंने कहा ये इसका मेड्रीपोराइट है और ये देखते हैं कि किस प्रकार ये मेड्रीपोराइट जो है इस तरह से यूजफुल होगा। देखिए मैंने कहा ये मेड्रीपोराइट है, ठीक है। और ये जो चालनी नलिका है ये आगे यहाँ पर सपोज यहाँ पे वाटर एंटर किया तो चालनी नलिका से आगे जो वाटर कहाँ जाते हैं इसका एक प्रॉपर पाथवे होता है जिस
इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे जो है वलेनुमा स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देते हैं, तो उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इस वलेनुमा स्ट्रक्चर के बाद भी ये जो है ये ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। और ये ब्रांचेज कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये जो वलेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो अगेन कुछ इस तरह के जो है अपने पार्श्व तरह के जो है शाखाओं में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह के बेसिक स्ट्रक्चर हमने हर जगह पर्टिकुलर हर पार्ट में क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर जो वाटर है वो इन्हीं पर्टिकुलर पाथवे से होकर क्या होगा, जाने वाला है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस तरह के पाथवे को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये समझेंगे, हम लेबल करेंगे तो इसके फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सपोज इस तरह का जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, इसको लेबलिंग करते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, इससे मैंने क्या कहा, ये जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाने वाला क्या है, मैंने कहा ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाने वाला सीव ट्यूब होता है। क्या होता है, ये सीव ट्यूब होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है चालनी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे चालनी नलिका कहते हैं। लेकिन आप इतना जानते हैं कि इसी सीव ट्यूब को और क्या कहा जाता है, मैंने कहा इसी सीव ट्यूब को लिए जो टेक्निकल टर्म जो होता है, इसे हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। क्या कहते हैं इसे मैड्रीपोराइट कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैड्रीपोराइट या फिर चालनी नलिका जो है बेसिकली यहाँ से क्या होगा, मैंने कहा सपोज यहाँ से जो है बेसिकली ये जो वाटर है या फिर ये जो जल के जो अणु होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे वाटर क्या होता है, इन होता है, मतलब यहाँ पे जो जल है वो क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो बेसिकली जल जो है वो पहले इस चालनी नलिका से ही क्या करेगा, एंटर करेगा, या फिर मैंने कहा ये जो चालनी नलिका है उसी से होकर के ये इस पर्टिकुलर पार्ट में आएंगे। तो मैंने कहा वाटर एंटर हुआ, सीव ट्यूब में आया, और सीव ट्यूब के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। ये कौन सा कैनाल होता है, मैंने कहा ये इसका स्टोन कैनाल होता है, ठीक है। स्टोन कैनाल के बाद आपको ये जो कुछ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो ये जो वलेनुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बेसिकली क्या कहते हैं, ये कौन सा कैनाल होता है, मैंने कहा चूंकि ये वलेनुमा रिंग जैसा दिखाई देता है इसीलिए कैसा होता है, मैंने कहा इसे कहा जाता है रिंग कैनाल। क्या कहते हैं इसे रिंग कैनाल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहले जो वाटर है पहले कहाँ आया बताएं आप मुझे, पहले वाटर चालनी नलिका में आते हैं, फिर स्टोन कैनाल में पहुंच गए, स्टोन कैनाल से ये कहाँ पहुंच गए, फिर मैंने कहा ये रिंग कैनाल में पहुंच गए, ठीक है। और रिंग कैनाल से जो वाटर है वो आगे कहाँ जाएगा, देखिए ये यहाँ पर आ गया, और इसी पर्टिकुलर यहाँ पे आने के बाद इस रिंग कैनाल में आने के बाद वाटर इधर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इधर की तरफ संवहन को दर्शाते हैं। और ये जो आपको एक स्ट्रेट जो यहाँ पे कुछ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मैंने कहा ये जो स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अब हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कहा जाता है रेडियल कैनाल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है रेडियल कैनाल कहा जाता है, ठीक है। अब वाटर कहाँ पे आ गया है, रेडियल कैनाल में आ गया है, ठीक है। अब रेडियल कैनाल से आगे किस तरह से मूवमेंट शो करता है हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा रेडियल कैनाल से जो वाटर होता है वो ये जो आपको इस तरह से कुछ एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो पार्श्व शाखा दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है स्टूडेंट लेटरल कैनाल। क्या कहते हैं इसे, ये जो है पार्श्व में प्रेजेंट होते हैं इसे कहा जाता है लेटरल कैनाल कहते हैं। कौन सा कैनाल है ये, मैंने कहा ये लेटरल कैनाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं, देखिए लेटरल कैनाल से यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, जो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर की बात करने वाले। देखिए ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ये इसका क्या होता है, ये इसे कहा जाता है ट्यूब फिट। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्यूब फिट कहते हैं। तो यहाँ पे लेटरल कैनाल से ये जो वाटर है वो कहाँ आ जाते हैं, इसके ट्यूब फिट में आते हैं, और इसके ट्यूब फिट को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नालपाद। क्या कहते हैं इसे हिंदी में नालपाद कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ट्यूब फिट होता है न केवल जल के संवहन में पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि ये गमन के लिए भी पाए जाने वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्यूब फिट की बात की, और ट्यूब फिट से जो है लास्ट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैं सपोज ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं,
कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोडियम। क्या कहते हैं इसे पोडियम पार्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है पार्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सकर। क्या कहते हैं इसे सकर कहा जाता है। चुस्कांग जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और सकर से जो वाटर क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसी सकर से वाटर कहाँ पे आ जाएगा, मैंने कहा ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर क्या हो गया, वाटर बाहर आ गया है। हम यहाँ पे इस पूरे वाटर के पाथवे को इस डायग्राम से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये कैसा होता है। देखिए इस तरह के जो कैनाल मैंने बनाए हैं सेम यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं और यही जो पर्टिकुलर कैनाल है यहाँ पर भी दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे H2O के इन की बात करते हैं तो यहाँ पे जल क्या होता है, मैंने कहा जल बेसिकली पहले ही जो है चालनी नलिका या फिर इसे क्या कहते हैं सीव ट्यूब में क्या होता है, एंटर करता है, ठीक है। सीव ट्यूब में आएगा तो यहाँ पे ये जल क्या हो जाता है, मैंने कहा ये जो जल है वो सीव हो जाता है और छना हुआ जल जो है इसके मैड्रीपोराइट में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे जल संवहन तंत्र में जो छना हुआ जल आता है उसे आगे ले जाने का वर्क कौन सा कैनाल करता है, मैंने कहा ये स्टोन कैनाल करता है। कौन सा कैनाल, ये स्टोन कैनाल होता है, ठीक है। स्टोन कैनाल से जो जल है वो इस रिंग कैनाल में क्या होते हैं, पास होते हैं। मैंने कहा ये रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल आगे से जो रिंग कैनाल में जो आया हुआ वाटर होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो जल है वो आगे जाकर के किस कैनाल में पहुंच जाते हैं, मैंने कहा ये रेडियल कैनाल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। रेडियल कैनाल से वाटर कहां आता है, मैंने कहा एक पार्श्व प्रकार की नलिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल में आ जाएगा, ठीक है। लेटरल कैनाल से कहां आता है, मैंने कहा ये ट्यूब फिट में आता है और ये ट्यूब फिट जो होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे नालपाद कहा जाता है। फिर पोडियम में आया और फिर जो है सकर में आया और लास्ट में ये जो वाटर है वो क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। हम इसके पूरे पाथवे को यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए अगर हमने यहाँ पे जो किसकी बात की, यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ कि अगर इसके जल परिपथ की बात करें, ठीक है, हमने जो भी कंसेप्ट इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखा उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये पूरा पाथवे जो है इसके बेस भी ऊपर जो है इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि सपोज यहाँ पे पूरे पाथवे के बारे में आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कौन कौन से पाथवे से जो वाटर है वो प्रवेश किया और बाहर निकला है, ठीक है। हम ये देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो वाटर का पाथवे होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर किस में आया है, मैंने कहा सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो H2O होता है वो इन होता है, मतलब इन जो होता है मतलब ये जो H2O है ये बेसिकली प्रवेश करता है और प्रवेश किस में करेगा, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस में आया था, मैंने कहा यहाँ पर क्या होता है, मैड्रीपोराइट होता है। क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा बेसिकली यहाँ पे मैड्रीपोराइट होता है। मैड्रीपोराइट में आया मतलब सीव ट्यूब में आया। सीव ट्यूब के बाद मैंने आपको बताया सीव ट्यूब के बाद कहाँ पे आता है, मैंने कहा ये आता है स्टोन कैनाल में। तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, ये आ गया यहाँ पर वाटर किस में, मैंने कहा ये स्टोन कैनाल में आ जाता है, ठीक है। स्टोन कैनाल से वाटर कहाँ पे आता है आप मुझे बताएं। स्टोन कैनाल से जो वाटर है वो रिंग कैनाल में आ जाता है। कहां पे, ये रिंग कैनाल में आता है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वाटर है यहां पर कहां आ गया है, रिंग कैनाल में आ गया है, ठीक है। अब देखिए रिंग कैनाल से वाटर कहां जाएगा, रिंग कैनाल से वाटर जाएगा रेडियल कैनाल में। कहां जाए, यहां पर जो वाटर है वो कहां जाने वाला है, मैंने कहा ये रेडियल कैनाल में जाने वाला है, ठीक है। अब रेडियल कैनाल से जो वाटर है वो कहां जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे रेडियल कैनाल के बाद क्या है, मैंने कहा यहाँ पर लेटरल कैनाल होता है। तो रेडियल कैनाल से जो वाटर होता है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मैंने कहा ये अब जो है लेटरल कैनाल की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ये लेटरल कैनाल में अगर शिफ्ट हो गया तो लेटरल कैनाल से जो जल है उसे आगे ले जाने का वर्क कौन कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसे आगे ले जाने का वर्क कर रहा है ट्यूब फिट। अब कौन सा है, मैंने कहा ये ट्यूब फिट जो है इसको आगे ले जाएगा। ट्यूब फिट के बाद इसी ट्यूब फिट का एक भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी नालपाद का एक भाग होता है, इसे हम पोडियम कहते हैं, ठीक है। पोडियम से वाटर कहाँ आएगा, मैंने कहा पोडियम से जो वाटर आपको दिख रहा है ये कहाँ पे आ गया है, ये शक्कर वाले पार्ट में आ गया है, ठीक है। अब ये शक्कर वाले पार्ट में जैसे ही आता है तो यहाँ से जो ये वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ से H2O क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, ठीक है। तो एक पूरा पाथवे जो है हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो आपने देखा कि वाटर का पाथवे जो है इस तरह से बेसिकली स्ट्रक्चर्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से होते हुए वाटर फाइनली क्या हो जाता है, इनके शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमने इस स्पेशल टॉपिक
टॉपिक में वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया। वन मोर टाइम, सीधे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, या तो आपको बेसिकली इस तरह से चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा और बीच में कोई भी कैनाल जो है मिस होगा, आपको पहचानना होगा कि इस ब्लैंक जगह जो है, इस खाली जगह कौन सा कैनाल आएगा। या बेसिकली इस कैनाल के ऊपर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपसे एक सीक्वेंस पूछे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पूछे, एक क्रम पूछे, वाटर कहां से पर्टिकुलर किस कैनाल के बाद कौन सा कैनाल आने वाला है, यहां से भी क्या आता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वन मोर टाइम देख लेते हैं। मैंने कहा सपोज यहाँ पे H2O इन हुआ, पहले कहाँ पे आया, मेड्रीपोराइट में। मेड्रीपोराइट से कहाँ पे आया, मैंने कहा ये आ गया स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, उसके बाद रेडियल कैनाल, फिर है लेटरल कैनाल, लास्ट में है क्या, ट्यूब फिट में आ जाता है। फिर पोडियम और सकर के माध्यम से ये जो वाटर क्या हो गया है, यहाँ पे बाहर निकल गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम को भी क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस इकायोडर्मेटा फाइलम में कौन से एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इनके बायोलॉजिकल प्रोसेस से संबंधित हैं, मतलब इनके लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसकी बात करें स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर अगर हम इसके लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर जैविक प्रक्रम की बात करते हैं या फिर लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, तो इस लाइफ प्रोसेस के बारे में हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसके जैविक प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैविक प्रक्रम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसका स्टडी करते हैं, आपको पता है, हम यहाँ पे डाइजेशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब पाचन का पॉइंट आता है। ठीक है, डाइजेशन के आधार पर ये किस प्रकार के होते हैं, हम इसकी बात कर लें। डाइजेशन इसमें भी किस प्रकार का होता है, मैंने कहा यहाँ पर भी जो है मोलस्का फाइलम और आर्थ्रोपोडा फाइलम की तरह ये भी क्या होते हैं, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर जो पाचन है वो किसके बाहर होना है, मैंने कहा ये आउटसाइड द होना है, मतलब आउटसाइड द सेल होना है। किससे होना है, मैंने कहा यहाँ पर आउटसाइड द सेल होना है। ठीक है, ये देखिए अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, आप जानते हैं, इसे कहा जाता है जैविक प्रक्रम। क्या कहते हैं इसे हम कह सकते हैं जैविक प्रक्रम कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाइजेशन की बात करें तो आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इसे पाचन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पाचन है वो कोशिका के बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। तो हमने लिख दिया ये कोशिका के बाहर हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ऐसे पाचन को हम क्या कहते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस क्या है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो होता है यहाँ पे डाइजेशन के बाद किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पायरेशन का प्रोसेस। रेस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं इसे श्वसन कहते हैं। देखिए यहाँ पे रेस्पायरेशन के ऊपर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक रेस्पायरेशन का पॉइंट मैंने कल जब कट सेक्शन ऑफ द स्किन ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्टारफिश बनाया था वहां पर भी बताया था, वहां पर हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अलग अलग सदस्यों में यहाँ पे रेस्पायरेशन के लिए पाए जाते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डर्मल ब्रैंकी। क्या कहते हैं इसे डर्मल ब्रैंकी कहते हैं। और ये डर्मल ब्रैंकी के लिए कोई स्पेशल हिंदी टर्म नहीं है, मैंने कहा डर्मल ब्रैंकी ही आपको लर्न करना होगा, लेकिन समटाइम इसी डर्मल ब्रैंकी को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पेप्यूल। क्या कहते हैं इसे पेप्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेप्यूल या फिर डर्मल ब्रैंकी होता है, ये श्वसन, इस प्रकार के जो श्वसन के लिए जो संरचना है, स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में पाया जाता है, मैंने कहा ये स्टारफिश में होता है। किसमें होता है, मैंने कहा ये स्टारफिश में होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे तारा मछली कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है किसमें देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे ये स्टारफिश में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो श्वसन के लिए संरचना होती है, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है डर्मल ब्रैंकी या पेप्यूल के बाद, ये क्या है, मैंने कहा बेसिकली इसे कहा जाता है क्या, इसे हम कहते हैं क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है
क्लोएकल, क्या कहते हैं इसे, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। एक श्वसनी वृक्ष जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी किस में हेल्प करेगा, मैंने कहा ये भी श्वसन में ही हेल्प करने वाला है। हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं, श्वसनी वृक्ष के समान जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टारफिश जैसे जो मेंबर हैं एकाइनोडर्मेटा फाइलम के, वैसा ही एक मेंबर होता है, इसे हम कहते हैं होलोथूरिया। क्या कहते हैं इसे होलोथूरिया कहा जाता है। ठीक है, अब इस होलोथूरिया में भी क्या मिलते हैं, मैंने कहा क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम ये बात करते हैं, इसे कहा जाता है पेरिस्टोमियल गिल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है पेरिस्टोमियल गिल कहते हैं। अब ये जो पेरिस्टोमियल गिल है, इसे बेसिकली गिल है तो मैं इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये कुछ एक क्लोम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है पेरिस्टोमियल गिल, वो किस में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ये बेसिकली जो है किस में प्रेजेंट, इसी का एक सदस्य होता है, इसी संघ का एक सदस्य होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सी अर्चिन। क्या कहते हैं, सी अर्चिन कहते हैं। और इस सी अर्चिन जो है समुद्री अर्चिन में क्या पाया जाता है, पेरिस्टोमियल गिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसी का ही एक मेंबर होता है जिसे हम भंगूर तारा कहते हैं, ऑफियोथ्रिक्स या ब्रिटल स्टार कहा जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मैंने कहा ये जो भंगूर तारा होता है इसमें जो है बेसिकली जो स्ट्रक्चर शोषण के लिए पाए जाते हैं। जब यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के जो क्लासेस पढ़ेंगे इस फाइलम में, वहाँ पे बताऊंगा एक ऑफियोथ्रूडिया एक क्लास होता है, उसका मेंबर होता है ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, तो हम उसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर या शोषण के लिए पाए जाने वाले संरचना की बात करते हैं। तो इसी का एक मेंबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेसिकली ऑफियोथ्रिक्स। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऑफियोथ्रिक्स कहते हैं। और ये जो ऑफियोथ्रिक्स होते हैं इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रिटल स्टार। क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं ब्रिटल स्टार कहते हैं। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे कहा जाता है भंगूर तारा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि भंगूर जो तारा होता है इसमें कौन से स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं शोषण के लिए, भंगूर तारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा पेरिस्टोमियल गिल जो है वो तो सी अर्चिन में होते हैं। ठीक है, लेकिन भंगूर तारा में समटाइम पेरिस्टोमियल गिल से भी होता है और समटाइम जो है इसमें डिफ्यूजन के मेथड मतलब बॉडी के सरफेस से भी क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हमने ये सारी पॉइंट जो है रेस्पिरेशन के संदर्भ में पढ़े हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं। रेस्पिरेशन के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर अगर हम किसकी बात करें, सर्कुलेशन या फिर अगर हम परिसंचरण की बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, परिसंचरण तंत्र के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेशन जो होता है इसमें ये कहा जाता है ओपन टाइप का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। मैंने कहा ये होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र होता है, खुले प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, अब ये खुले प्रकार का पाया जाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाशित प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस टाइप का होता है। क्या होता है ये, रिड्यूस टाइप का होता है। हाशित का मतलब होता है अल्प विकसित। क्या होता है इसका मतलब, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है अल्प विकसित तरह के क्या होते हैं, ये परिसंचरण तंत्र होते हैं। ठीक है, अल्प विकसित क्यों बोला, मैंने कहा हालांकि अगर इसमें कॉर्डेट के कुछ एक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक लक्षण पाए जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये कॉर्डेटा है तो उसमें हार्ट प्रेजेंट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक कैरेक्टर होने के बावजूद भी कॉर्डेटा के समान यहाँ पर हार्ट क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे हृदय जो है क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हृदय अब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो हृदय के साथ साथ यहाँ पे ब्लड भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसके बॉडी में परिसंचरण के लिए कौन सा द्रव्य होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं द्रव्य पाया जाता है। और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को कहा जाता है सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे कहा जाता है सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और इस सिलोमिक फ्लूइड को क्या कहा जाता है हिंदी में, इसे कहते हैं गुह्य द्रव्य। क्या कहते हैं इसे गुह्य द्रव्य कहते हैं।
हैं तो यहाँ पर सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन टाइप और रिड्यूस टाइप का क्या होता है, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मतलब बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, ओपन टाइप का पाया जाता है। हार्ट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और रक्त भी यहाँ पे क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमें सर्कुलेशन में स्टडी करना होता है। अब सीधे लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर यहाँ पे जो लाइव प्रोसेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन के बाद जो हमें पढ़ना होता है ये होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन के लिए जो है यहाँ पर इस फाइलम में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्सर्जन के क्रिया के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे उत्सर्जन की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि एकांड्रोमेटा फाइलम के जो भी जीव होते हैं उसमें बेसिकली क्या कहते हैं, कोई अंग या फिर कोई विशेष प्रकार का तंत्र जो है या संरचनाएं एक्सक्रीशन के लिए नहीं पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है तो ये किससे हो सकता है, मैंने कहा ये जो है बेसिकली जल संवहन तंत्र से हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसमें भी वाटर जो है वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, कौन सा सिस्टम, मैंने कहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो है उत्सर्जन के लिए बेसिकली जो संरचना इसमें हेल्प करती है, वैसे तो कोई स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे उत्सर्जन देखा जाता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिससे यहाँ पे उत्सर्जन होता है, ठीक है। उत्सर्जन के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है बेसिकली लोकोमोशन के बारे में। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे लोकोमोशन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर इसमें गमन जो है वो किस प्रकार का होता है। देखिए गमन भी किससे होता है, मैंने कहा गमन भी यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भी आपने जो है प्रीवियस डायग्राम में एक जो है एक पर्टिकुलर पार्ट देखा था, वो क्या था, मैंने कहा यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्यूब फिट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ट्यूब फिट, ठीक है। ट्यूब फिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है नालपात, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूब फिट वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या होने वाला है, यहाँ पे जिससे यहाँ पे गमन होने वाला है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। देखिए इस ट्यूब फिट में ये जो पार्ट होता है, जो आपको फूला हुआ स्वेल्विंग वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एम्प्यूला। क्या कहते हैं इसे एम्प्यूला कहते हैं। ये ट्यूब फिट का ही डायग्राम होता है यहाँ पर, और ट्यूब फिट से क्या होने वाला है, लोकोमोशन होने वाला है, ठीक है। इसके इस पार्ट को एम्प्यूला कहते हैं। यहाँ पर जो एम्प्यूला के बाद जो दूसरा पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे कहा जाता है पोडियम। क्या कहते हैं इसे पोडियम कहते हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेसिकली लास्ट पार्ट को सकर। क्या कहते हैं, इसे सकर कहते हैं, जिसके बारे में आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा। तो ये लोकोमोशन के लिए कुछ इस तरह से नालपात जैसे या ट्यूब फिट जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, लाइव प्रोसेस, हम उसकी बात करने वाले हैं। लोकोमोशन तक हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए अगर यहाँ पे 6 लाइव प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो जैविक प्रक्रम जो देखा जाता है, उसके बाद ये कौन सा होता है, मैंने कहा अब यहाँ पे हम बात करने वाले नर्व्स की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम तंत्रिकाओं की बात करें, तंत्रिकाएं जो हमारा टॉपिक है ये है नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नर्व्स की। यहाँ पे नर्व्स के लिए कहा जाता है कि अत्यधिक विकसित प्रकार के होते हैं, मतलब यहाँ पे ये मोस्ट डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने कहा मोस्ट डेवलप्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे फाइलम के सदस्य हैं, ऐसे मेंबर हैं जिनमें क्या होता है, एडवांस कॉर्डेट करेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे नर्व्स तो प्रेजेंट होते हैं, तंत्रिकाएं तो पाई जाती हैं, लेकिन वो अति विकसित प्रकार की होती हैं, मोस्ट डेवलप्ड टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो तंत्रिकाएं होती हैं वो अति विकसित प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तंत्रिकाओं के अलावा हमें पढ़ना होता है जनन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 7th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें, मतलब यहाँ पे अगर जनन की बात करते हैं, ठीक है, तो जनन जो होता है वो किस तरह से होता है, हम यहाँ पे ये बात करें, बेसिकली रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जनन के आधार पर ये जो जीव होते हैं स्टूडेंट, ये कैसे होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। क्या कहते हैं इसे यूनिसेक्सुअल क्या कहा जाता है। मतलब अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो हम क्या कहेंगे, ये एक लिंगी है। तो यहाँ पर एक सीधा सा स्टेटमेंट दिया हुआ होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट। क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट। इसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रीवियस फाइलम में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इनमें पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन तक हमने स्टडी
भी किया और अब सीधे बात करते हैं इसके लार्वल स्टेज की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन में ही अगर हम निषेचन की प्रक्रिया की बात करें, किसकी, अगर यहां पर हम किसकी बात करें, निषेचन की बात करते हैं, मतलब निषेचन को क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अधिकांशतः जो मेंबर होते हैं उसमें किस प्रकार का होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है ये, मैंने कहा इसमें जो है बाह्य निषेचन होता है, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्टली मेंबर में क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद देखने को मिलता है और ये जो एक्सेप्शन होता है, हम ये किसमें बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेशली एक्सेप्शनल पॉइंट जो है स्टार फिश में देखने को मिलता है। किसमें, यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, स्टार फिश की बात करें या फिर तारा मछली की बात करते हैं तो यहाँ पर अपवाद स्वरूप कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पर आंतरिक निषेचन या फिर यहाँ पे इनर टाइप का, इंटरनल टाइप का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ पे डाइजेशन से लेकर के और रिप्रोडक्शन तक सारे पॉइंट क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। एक सिंगल पॉइंट जो रह गया है वो इसका लार्वल स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पर इस लार्वल स्टेज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम किसकी बात करें, अगर यहाँ पे लार्वल स्टेज की बात करते हैं तो आखिर वो कौन कौन से लार्वा अवस्था हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लार्वल स्टेज की बात करेंगे और इसे क्या कहा जाता है, इसके कुछ एक सदस्य में सामान्य रूप से जो है जिसमें तारा मछली आता है जिस वर्ग में, या फिर जो ये स्टारफिश जिस क्लास में आते हैं, वहां पर जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है बाइपिनेरिया। क्या कहते हैं इसे बाइपिनेरिया कहते हैं। तो ये जो बाइपिनेरिया लार्वा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो भ्रूणीय परिवर्धन होगा, मतलब भ्रूणीय परिवर्धन को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, यहाँ पे ईडी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये कैसा होता है, मैंने कहा ये इनडायरेक्ट टाइप का होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमने लाइव प्रोसेस, जैविक प्रक्रम जो भी यहाँ पे इकाइनोडर्मेट्स में प्रेजेंट होता है, डाइजेशन से लेकर के लार्वल स्टेज तक पढ़ लिया है। यहाँ पे शोषण जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अगर स्टारफिश में पाए जाने वाले शोषण के लिए संरचना की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डर्मल ब्रैंकी, ठीक है। डर्मल ब्रैंकी को ही पेप्यूल कहा जाता है, ठीक है। और देखिए क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री या शोषणी वृक्ष के समान जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होलोथुरियंस में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर पेरिस्टोमियल गिल जो होता है वो किस में पाया जाता है, सी अर्चिन में पाया जाता है, मतलब क्लोम जैसी संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम सीधे अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर लीड करते हैं और ये क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है उसे कितने क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, उसका बेस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, हम अब पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा जो है उसका क्लासिफिकेशन, मतलब इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। तो इसका वर्गीकरण हम देखते हैं किस आधार पर किया गया है। तो इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं इनके सदस्यों का जो वर्गीकरण होता है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या होता है। इसका बेस होता है इनके शेप, ठीक है। ये इनका आकार कैसा होता है, इनके आकारिकी के आधार पर या फिर इनके शेप के बेसिस पे जो है इसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप की बात करेंगे, यहाँ पे बेसिकली कितने क्लासेस होते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। इस आधार पर मैंने कहा शेप के आधार पर यहाँ पर कितने क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे 5 क्लास होता है। कितने क्लास होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 5 वर्ग की बात करते हैं और ये वर्ग कौन कौन से होते हैं हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए जो फर्स्ट क्लास होता है, यहाँ पे 5 क्लास की बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्लासेस के नेम डिस्कस कर लें, फिर 1 बाय 1 इन सभी क्लासेस के हम कैरेक्टर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट क्लास की बात करते हैं वो क्या होता है, इसे कहा जाता है एस्टेरॉइडिया। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एस्टेरॉइडिया। ये हमारा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और सेकेंड क्लास इसी फाइलम का जो दूसरा वर्ग होता है इसे क्या कहते हैं, एस्टेरॉइडिया के बाद जो नेक्स्ट क्लास होता है इसे कहते हैं ऑफीरोइडिया। क्या कहते हैं इसे ऑफीरोइडिया कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास की बात करते हैं। थर्ड क्लास जो ऑफीरोइडिया के बाद जो हम डिस्कस करते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेसिकली इकाइनोइडिया कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे इकाइनोइडिया कहते हैं, जिसमें इकाइनस आते हैं, ठीक है।
इसमें फोर्थ क्लास की बात करें, इसे कहा जाता है होलोथुरोइडिया। क्या कहते हैं इसे होलोथुरोइडिया कहा जाता है। ठीक है, होलोथुरोइडिया के बाद नेक्स्ट कौन सा क्लास होता है मैं आपको ये बता दूं। होलोथुरोइडिया के बाद जिसमें होलोथीरियंस आते थे, इसके बाद जो लास्ट क्लास हमें जिसके बारे में इस पर्टिकुलर संघ या इकाइनोडर्मेटा फाइलम में डिस्कस करना होता है, ये क्या होता है, ये होता है क्राइनोइडिया। क्या होता है, इसे कहते हैं क्राइनोइडिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 क्लासेस 5 अलग अलग प्रकार के वर्ग के बारे में डिस्कस किया। वन मोर टाइम मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है, एस्टेरोइडिया है, ऑफिरोइडिया है, इकाइनोइडिया होता है, होलोथुरोइडिया होता है और क्या होता है, क्राइनोइडिया होता है। ठीक है, इन सभी क्लासेस को अब हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और वेरी फर्स्ट क्लास जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये शेप के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एस्टेरोइडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एस्टेरोइडिया की बात करें तो इस क्लास में जो मेंबर आता है, सीधे हम इसकी बात कर लें। देखिए, इस क्लास में जो मेंबर आता है इसे क्या कहते हैं, इसे स्टारफिश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे स्टारफिश कहते हैं। और स्टारफिश को ही और क्या नेम दे सकते हैं, मैंने कहा इसे ही कहा जाता है एस्टेरियास। क्या कहते हैं इसे एस्टेरियास भी कहा जाता है। अगर स्टारफिश के शेप की बात करें तो आपको पता है ये कैसा दिखाई देता है, मैंने कहा स्टारफिश स्टार लाइक दिखाई देता है, मतलब ये तारे के समान दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तारा मछली। क्या कहा जाता है, इसे हमने कहा तारा मछली। ठीक है, इसका ये कॉमन नेम प्रोवाइड किया जाता है, स्टारफिश। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके शेप की अगर बात की तो इसके डायग्राम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर लिया है। ये बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे 5 भुजाएं यहाँ पर क्या होती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो इसके इस तरीके शेप के बेसिस पे इसका क्या किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है हम सीधे इसकी ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, ऑफिरोइडिया। कौन सा क्लास है, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्लास, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफिरोइडिया। अब देखिए ऑफिरोइडिया में कौन सा मेंबर आता है, सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसके शेप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं बेसिकली इसे कहा जाता है ऑफियोथ्रिक्स। क्या कहते हैं, इसे ऑफियोथ्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल एग्जाम्पल को हर क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका शेप क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ऑफिरोइडिया क्लास में ऑफियोथ्रिक्स आता है और ऑफियोथ्रिक्स को क्या कहते हैं, ऑफियोथ्रिक्स को कहते हैं भंगुर तारा। क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहा जाता है भंगुर तारा, या फिर इसे हम कह सकते हैं ब्रीटल स्टार। क्या कहते हैं इसे हम ब्रीटल स्टार कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो शेप होता है, अगर इसके आकार की बात करें तो ये जो है स्नेक टेल जैसे दिखाई देते हैं। कैसे, मैंने कहा स्नेक टेल या फिर सांप के पूंछ के समान दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा इसे स्नेक टेल जैसे आकार को कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली ये कैसे दिखाई देंगे, मैंने कहा सपोज ये जो है यहाँ पर ये जो स्नेक टेल होता है, मैंने कहा इस तरह से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये स्नेक टेल जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑफियोथ्रिक्स जो है वो इस तरह से हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे शेप की बात की, एग्जाम्पल की बात की। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्लास, जो थर्ड क्लास होता है ये क्या होता है, मैंने कहा ये है इकाइनोइडिया। कौन सा क्लास है, ये है इकाइनोइडिया। अगर इस इकाइनोइडिया क्लास की बात करें, इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सीधे। इकाइनोइडिया क्लास में क्या आता है, इकाइनोइडिया क्लास जो होता है इसमें बेसिकली जो है यहाँ पर जो मेंबर आते हैं इसे हम कहते हैं इकाइनस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इकाइनस। और ये इकाइनस जो है इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसे ही कहा जाता है सी अर्चिन। क्या कहते हैं इसे बेसिकली सी अर्चिन जो है वो कॉमन नेम प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये सी अर्चिन कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल या फिर एक और कॉमन नेम की बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे हेड्सहॉग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हेड्सहॉग कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शाही के समान होता है। बेसिकली यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इसका जो शेप होगा इसके बॉडी का वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन पे मैंने कहा इनके स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पाइंस जो है इस तरह से यहाँ पे कांटे इनके शरीर के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेड्सहॉग कहते हैं या सी अर्चिन कहा जाता है, जिसे हम इकाइनस भी कहते हैं। ठीक है, सी अर्चिन जिस क्लास में आते हैं उसे इकाइनोइडिया कहते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास है हमारा सेकेंड लास्ट क्लास जो होता है ये क्या है, मैंने कहा इसे कहा जाता है होलोथुरोइडिया। ठीक है, होलोथुरोइडिया में जो बेसिकली मेंबर आते हैं, सीधे इसकी बात कर लें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, इसे कहा जाता है होलोथुरियंस। क्या कहते हैं इसे,
होलोथुरिडिया क्लास में जो मेंबर आता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होलोथुरियंस कहते हैं। और होलोथुरियंस जो होते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है, देखिए इसका जो सामान्य नाम होता है इसे कहा जाता है क्या, इसे हम कहते हैं समुद्री खीरा। क्या कहते हैं इसे समुद्री खीरा कहते हैं, या फिर समटाइम इसी को क्या कहते हैं, इसे समुद्री ककड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसका ये कॉमन नेम होता है जिसपे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होलोथुरियंस का कॉमन नेम क्या है और ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे लास्ट क्लास जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये है क्राइनोइडिया। अब ये क्राइनोइडिया क्लास की बात करें तो इसमें जो मेंबर आता है यहाँ पर भी एक सिंगल मेंबर की बात करेंगे, इसे हम कहते हैं एंटीडॉन। क्या कहते हैं इसे एंटीडॉन कहते हैं। और एंटीडॉन को ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जा सकता है सी लिली। क्या कहते हैं इसे सी लिली कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है समुद्री लिली। ठीक है, यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समुद्री लिली का जो शेप होता है वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, ये कुछ इस तरह से शेप में दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि समुद्री लिली का शेप क्या होता है, मैंने कहा ये कुछ इस तरह से विशेष प्रकार के आकार में हमें दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एंटीडॉन, या फिर इसे क्या कहा जाता है, सी लिली कहा जाता है। ठीक है, हमने 1 बाय 1 सभी क्लासेस, सभी प्रकार के वर्ग, उसमें आने वाले एग्जाम्पल्स के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके कॉमन नेम के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर 5 क्लासेस थे और उसका बेस क्या था, शेप था। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में कई बार क्वेश्चन भी आया है। ये क्या है, देखिए अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, अगर हम स्पेशली यहाँ पे सी अर्चिन की बात करें, किसकी, यहाँ पे स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ ये जो इकाइनोइडिया क्लास का जो मेंबर होता है इकाइनस, या फिर इसे क्या कहते हैं, सी अर्चिन कहते हैं। यहाँ पर सी अर्चिन के लिए एक स्टार पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सी अर्चिन में एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहा जाता है एरिस्टोटल लालटेन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एरिस्टोटल लालटेन कहते हैं। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एरिस्टोटल जो लालटेन होता है आखिर ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर एरिस्टोटल लालटेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसका वर्क देखते हैं, इसे अरस्तु का लालटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है क्या, ये यहाँ पे इकाइनस में प्रेजेंट विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका वर्क क्या होता है, देखिए ये जो है भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब फूड के इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे यहाँ पे एरिस्टोटल लालटेन कहा जाता है। मतलब इसका वर्क क्या होता है, ये बेसिकली ये किस प्रकार के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने कहा यहाँ पर इसका जो कार्य होता है इसे हम कहते हैं फूड इंजेशन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है फूड इंजेशन, या फिर ये जो है भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या होते हैं, काम आते हैं। तो भोजन के लिए अंतर्ग्रहण जो होता है इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर एक वर्ग में पाया जाता है। ये कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है इकाइनोइडिया। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टार पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये इकाइनस है। और इकाइनस में क्या प्रेजेंट होता है, अरस्तु का लालटेन। अरस्तु का लालटेन जो है जनरली किस काम में आते हैं, मैंने कहा ये फूड इंजेशन या फिर भोजन के अंतर्ग्रहण में काम आते हैं। ठीक है, वन मोर लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस क्लास में, देखिए अब जो मैं आपको स्टार पॉइंट बताने वाला हूँ ये बेसिकली किस क्लास में प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये एस्टेरॉइडिया, जिसमें यहाँ पे स्टारफिश आते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए एस्टेरॉइडिया क्लास में एक स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट लगाया। ये कौन सा होता है, इस स्पेशल कैरेक्टर या इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं ऑटोटॉमी। क्या कहते हैं इसे ऑटोटॉमी कहा जाता है। और ऑटोटॉमी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है किसमें, एस्टेरॉइडिया में, बेसिकली ऑटोटॉमी का मीनिंग क्या होता है, इसको हम कहते हैं अंग विच्छेदन। क्या कहते हैं, अंग विच्छेदन कहा जाता है। या फिर इसे ही सम टाइम कौन सी प्रक्रिया कंसिडर कर सकते हैं, आपने पुनरुद्भवन के बारे में सुना होगा। ये जो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है वो किस क्लास में पाया जाता है, मैंने कहा ये जो ऑटोटॉमी अंग विच्छेदन या फिर पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली एस्टेरॉइडिया क्लास में प्रेजेंट होते हैं, स्टारफिश में पाया जाता है। और केवल एक सिंगल क्लास में पाया जाने वाला यह क्या है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, और इकाइनोइडिया में क्या था, अरस्तु का लालटेन था। हमने यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन के बेस जो 5 टाइप के क्लासेस होते हैं उनके एग्जाम्पल, उनका शेप कैसा होता है, कौन कौन से नोट पॉइंट हमने स्टडी किए, इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। साथ साथ जो है मैंने आपको कुछ एक एडवांस कोडेड कैरेक्टर
कैरेक्टर जो प्रेजेंट होते थे इसमें, उसकी भी हमने बात की। और यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ लाइफ प्रोसेस भी हम क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। इसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ये जो हमारा फाइलम है एकाइनोडर्मेटा वो क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद आने वाला जो फाइलम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हम हेमिकॉर्डेटा फाइलम के जो भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइफ प्रोसेस होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, इन सभी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।